all. In last class, we started the chapter hydrogen and its compound. Clear? तो हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड के बारे में हमने डिस्कस किया. सबसे पहले हमने देखा बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, some basic details about hydrogen we discussed in previous chapter. ठीक है? हाइड्रोजन की डिटेल डिस्कस करने के बाद हमने हाइड्रोजन की पोजीशन देखी पीरियोडिक टेबल में. तो वहां से हमें ये पता चला कि जो हाइड्रोजन है, इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है इसके अंदर थोड़ा सा सस्पेंस है इसकी पोजीशन को लेके कि उसको ग्रुप नंबर फर्स्ट में रखें या फिर ग्रुप 17 में. तो हमने वहां पे कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज देखी ग्रुप फर्स्ट के साथ और ग्रुप 17 के साथ. देन आफ्टर वी डिस्कस द डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के आइसोटॉप कौन कौन से होते हैं. क्लियर? तो वहां पे हमने देखा 1h1, 1h2 और 1h3, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. क्लियर? तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. आज देखेंगे बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन होता है वो किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की फॉर्म्स के बारे में देखें तो नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला होता है बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन, दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन. अब ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है इसका मतलब इसके नाम से पता चल रहा है, मतलब वो हाइड्रोजन जो एटम्स के फॉर्म में होगा. हम अभी तक किस हाइड्रोजन को जानते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H2. जहाँ पे भी हम हाइड्रोजन लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं, H2. बट अब उस मॉलिक्यूल के एटम्स बनाएंगे एंड दोज एटम्स आर नोन एज एटॉमिक हाइड्रोजन. तो देखो कैसे हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, दिस इज H2, ये होता है बेटा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. तो कैसे हम इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे. तो यू हैव टू पास द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक आर्क एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर. यदि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में लो प्रेशर पे तो वो डिसोशिएट हो जाता है और दो एटॉमिक हाइड्रोजन देते हैं. इट विल फॉर्म 2 एटॉमिक हाइड्रोजन लाइक दैट. क्लियर? तो ये जो हाइड्रोजन बना है दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का सबसे पहला फॉर्म है बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन. मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो एटॉमिक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज नेसेंट हाइड्रोजन. इज नेसेंट हाइड्रोजन. तो ये भी आपको काफी जगह मिलेगा. तो व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन, इसको देखिए. नेसेंट हाइड्रोजन, फाइन. नेसेंट का मतलब होता है बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो एकदम से बना और काम आ गया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड. नेसेंट हाइड्रोजन कैसे बनेगा, याद रखना, यदि आप किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं, जिंक प्लस H2SO4 will give you ZnSO4 plus nascent hydrogen, like that. क्लियर? तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बना है वो दिखने में हम रिप्रेजेंट बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे एटॉमिक को कर रहे थे, बट दिस इज डिफरेंट. दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन. तो ये तो हमने एक रिएक्शन देखी बेटा कि जब जिंक की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे तो आपको एक सोल्ट मिल जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन. अब इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेज हैं नेसेंट हाइड्रोजन के. यदि आपके पास मिक्सचर है सोडियम इन इथेनॉल, सोडियम इन इथेनॉल, इट विल गिव यू नेसेंट हाइड्रोजन. Sn plus HCl, it will give you nascent hydrogen, etc. तो सिर्फ यही रिएक्शन नहीं है जिससे हम नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन करेंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शन.
फ्रॉम विच नेसेंट हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड। क्लियर। तो पहला था एटॉमिक हाइड्रोजन। अब इनके यूजेस भी बेटा साथ साथ लिखते जाएं कि ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है इट इज यूज्ड इन एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। जो टॉर्च एटॉमिक हाइड्रोजन की बनी होती है उसमें एटॉमिक हाइड्रोजन काम आता है। इसके अलावा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। तो ये कुछ यूजेस थे एटॉमिक के। क्लियर। नेसेंट के यूज देखें तो इट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, यूज फॉर रिडक्शन। ये दूसरों का रिडक्शन कराने में काम आता है। क्लियर। तो पहला था एटॉमिक हाइड्रोजन, जो कैसे मिला, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। दूसरा है नेसेंट हाइड्रोजन, ये कैसे मिलेगा बेटा, दैट विल फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। क्लियर। Zn plus H2SO4 will give you nascent hydrogen. Sodium plus ethanol will give you nascent hydrogen, and this is tin plus HCl will give you nascent hydrogen. Clear? अब बेटा जो तीसरा फॉर्म है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। अब इसको ध्यान से देखें, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन क्या होता है। कैन यू टेल मी कि 8H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितनी न्यूक्लियस होगी? एनीवन? हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर? यस, रिपीट, दैट वाज नॉट ऑडिबल टू मी एक्चुअली। हाउ मेनी न्यूक्लियस इन H2 मॉलिक्यूल? एनीवन? सोचो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल के अंदर कितनी न्यूक्लियस होगी? 2 एटम है, तो 2 एटम की 2 न्यूक्लियस होगी, दैट्स इट। अब देखो बेटा, ये जो ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन है, ये इनकी न्यूक्लियस के अलाइनमेंट से, एक्जैक्टली 2 इज करेक्ट आंसर। ये जो ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस के अलाइनमेंट से रिलेटेड है। यदि न्यूक्लियस जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती है तो ऑर्थो हाइड्रोजन होगा, और न्यूक्लियस यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होती है देन दैट वुड बी पैरा हाइड्रोजन। क्लियर। देखो, this is due to this is due to this is due to the alignment, or you can say spin of nucleus, alignment of nucleus in different possible ways, different possible ways। ये जो दो फॉर्म्स बनी है बेटा, ऑर्थो और पैरा, ये न्यूक्लियस के अलाइनमेंट पे डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस एक ही तरफ अलाइन हुई या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो सबसे पहले देखो ऑर्थो क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोजन कब बनेगा, दैट इज ऑर्थो हाइड्रोजन। सबसे पहला फॉर्म है बेटा ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन में बात करें तो जो दोनों न्यूक्लियस होगी वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगी, लाइक दैट, दिस वन। जैसे ये न्यूक्लियस है पहले हाइड्रोजन की, ये दूसरे हाइड्रोजन की, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो क्लॉकवाइज में होगी दोनों, यदि एक एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो दूसरी भी एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट मींस बोथ न्यूक्लियस आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे स्पिन निकालें, इफ वी टॉक अबाउट स्पिन, तो बेटा एक न्यूक्लियस की वजह से प्लस हाफ होती है, तो दो न्यूक्लियस की वजह से कितना होगी, हाफ प्लस हाफ, दैट इज 1। क्लियर। तो टोटल स्पिन हो जाएगी हाफ प्लस हाफ, that is +1, like that। clear। second देखो, second one is the para hydrogen, दूसरा है पैरा हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन में क्या होगा, न्यूक्लियस की जो स्पिन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगी। क्लियर। तो यदि एक न्यूक्लियस क्लॉकवाइज है तो दूसरे न्यूक्लियस एंटी क्लॉकवाइज होगी। गॉट इट।
तो ऑर्थो में सेम साइड और पैरा में डिफरेंट साइड। तो बताओ यहाँ पे स्पिन कितना होगा, टोटल स्पिन? जीरो। वेरी गुड, जीरो। एक का प्लस हाफ होगा, दूसरे का माइनस हाफ होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, हाफ माइनस हाफ इज जीरो। नोटेड। तो ये होते हैं ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन। अब नेचर में देखें तो ओवरऑल ऑर्थो हाइड्रोजन जो है बेटा ये ज्यादा पाया जाता है। ऑर्थो हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा जाता है, दैट इज फाउंड एज 75%। ऑर्थो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो नेचर में 75 है। तो बताओ फिर पैरा का कितना होगा? हाउ मच विल बी द परसेंटेज ऑफ पैरा हाइड्रोजन? सर 25%। एग्जैक्टली, जो बचा, इसके अलावा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोजन। नोटेड। So it's a totally theoretical chapter, but very easy chapter. So keep learning on daily basis. हमेशा जो चैप्टर जो सेशन होता है बेटा उसको आप डेली बेसिस पे लर्न कीजिए, ताकि चैप्टर बहुत आसान लगेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीजें याद करने की होती है, तो कुछ लॉजिक बनाओ, न्यूमोनिक्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ, ताकि चीजें आपको 12 तक याद रखें, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें तो नीट में भी पूछी जानी है। तो ये थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट, मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। क्लियर? अगला सेशन है बेटा हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन। तो अभी तक हमने हाइड्रोजन बनाया नहीं, हाइड्रोजन के आइसोटोप, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस की। क्लियर? तो फॉर्म्स 3 होती हैं, एटॉमिक, नेसेंट और ऑर्थोपेरा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हेडिंग डालें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बेटा अंडरस्टूड है डाई हाइड्रोजन। काफी जगह, काफी रेफरेंस बुक में भी आपको हाइड्रोजन की जगह डाई हाइड्रोजन मिलेगा, बट ये तो हमें भी कॉमन सेंस है कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बोलो तो भी सिग्निफाई क्या कर रहा है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ H2। क्लियर? तो इसको काफी बार आपको डाई हाइड्रोजन भी मिलेगा। तो राइट डाउन मेथड्स टू प्रिपेयर, मेथड्स टू प्रिपेयर डाई हाइड्रोजन गैस। मेथड्स टू प्रिपेयर डाई हाइड्रोजन गैस। अब देखो डाई हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है। आपके पास 2 तरीके हैं, याद रखना बेटा, पूरी केमिस्ट्री में कंपाउंड बना के ज्यादातर 2 तरीके होते हैं। एक होता है लैब मेथड, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल मेथड। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एनीवन? सोचो क्या डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ। एक है लैब मेथड, दूसरा है इंडस्ट्रियल। तो व्हाट में बी द डिफरेंस? एनीवन? सोचो क्या वर्ड से क्या सिग्निफाई हो रहा है? सर एक लैब में प्रिपेयर होगा और दूसरा बिल्कुल, इंडस्ट्री में। यस, एक लैब में प्रिपेयर होगा और दूसरा इंडस्ट्री में। इसके अलावा और क्या हम सिग्निफाई कर सकते हैं? मींस बताओ ज्यादा अमाउंट जो है वो कहाँ पे बनेगा, इन सर लैब और लैब्स में थोड़ी कम अमाउंट बनेगी और इंडस्ट्रीज में ज्यादा अमाउंट। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। क्लियर? तो यदि आपको कोई कंपाउंड लैब में चाहिए होता है, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, आई होप आपने लैब अभी तक गए होंगे सभी, जब भी आपको मौका मिले जरूर जाइएगा। तो एक होता है बेटा लैब मेथड, जैसे आपको काफी बार लैब में भी गैसेस की जरूरत पड़ती है, केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, और वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो आप क्या करते हैं लैब में उसी टाइम उनको थोड़ा सा, लैब में तो क्या होता है एक कंटेनर होगा, ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट ट्यूब होगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो बहुत कम अमाउंट में जो है वो कंपाउंड का और गैसेस का प्रोडक्शन होता है। बट इंडस्ट्रियल लेवल पे जैसे हाइड्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस।
अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन काम में आता है। तो बेटा वो जो अमोनिया है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनती है, क्योंकि अमोनिया फिर आगे और काम आएंगी। अमोनिया से यूरिया बनेगा, और यूरिया तो खाद है, और खाद कितना लगता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ईयरली वो टन्स में यूज होता है। तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो बहुत ज्यादा अमोनिया बनेगा, और अमोनिया ज्यादा बनेगा तो यूरिया भी ज्यादा बनेगा। तो मोस्टली कंपाउंड्स जो है वो दो तरीकों से बनाए जाते हैं। यदि उसकी डिमांड कम है, कम अमाउंट में रिक्वायर्ड हो, we prefer the lab method, and if demand is high then we will go for industrial method. तो हाइड्रोजन बनाने के भी दो तरीके हैं, पहला है लैब मेथड और दूसरा इंडस्ट्रियल। So first of all we are going to discuss the laboratory method, lab method or laboratory method। अब बेटा लैब में हाइड्रोजन बनाने की जो रिएक्शन है इनसे आप पहले भी फेमिलियर हैं। क्या थे बेटा, क्लास 9th और 10th के अंदर जब आप मेटल नॉन मेटल पढ़ते थे, तो जब जिंक का पीस आप डाइल्यूट H2SO4 एसिड सॉल्यूशन में डालते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हैव यू हर्ड दिस? एडिंग जिंक ग्रैन्यूल्स और पीस ऑफ जिंक टू डाइल्यूट HCl। एग्जैक्टली। तो जब आप, वेरी गुड, तो जिंक का टुकड़ा, जिंक का पीस जब आप किसी एसिड सॉल्यूशन में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इसमें आपको ऑब्जर्वेशन भी मिलता है, यू ऑब्जर्व अ पॉप साउंड। क्लियर? तो जो हाइड्रोजन गैस है वो आवाज करते हुए बाहर निकलती है। डन। तो दिस इज वन ऑफ द लैब मेथड, क्योंकि लैब, ये तो आप लैब में करते हो, HCl तो लैब में खूब सारा मिलता है। पॉप साउंड, यस, वेरी गुड, पॉप साउंड इज ऑब्जर्व। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड ऑफ लैब इज द प्रिपरेशन। फर्स्ट इसके अंदर देखें, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ये हमने जनरल रिएक्शन लिखी है। क्लियर? जब भी आप किसी डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन में मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसके साथ एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज डाइल्यूट HCl, दिस इज डाइल्यूट HCl। Now, as soon as you added a zinc piece into that container, a hydrogen gas will evolve with a pop sound। इस तरह से जो बबलिंग करते हुए आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो रिएक्शन क्या होगी? जिंक मेटल था प्लस एसिड क्या है यहाँ पे, HCl, and this is dilute aqueous, will give you a salt ZnCl2 plus hydrogen gas। क्लियर? तो जब भी एसिड सॉल्यूशन में, हमेशा याद रखना बेटा, हर एक मेटल जो है, हर एक मेटल यहाँ से हाइड्रोजन अलग नहीं कर सकता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप क्लास 12th में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कौन का मेटल जो है वो उतना रिएक्टिव है जो इस एसिड से हाइड्रोजन अलग कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी। जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा सिर्फ वही इसमें से हाइड्रोजन अलग करेगा। यदि मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हुआ तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस अलग नहीं होगी। Got it? So we can't evolve hydrogen gas by using any metal। Clear? There are some certain metals which are more reactive than hydrogen will evolve hydrogen gas। अब देखें, तो ये एक बात हो गई। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो। So it is Zn plus 2HCl will give you ZnCl2 plus hydrogen gas। And just write the observation what you will observe। This hydrogen gas will evolve out with pop sound, with pop sound। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो आवाज करते हुए बाहर निकलेगी। अब देखें बेटा, दूसरा एक और लैब मेथड है। यदि मान लो आपके पास लैब के अंदर एसिड अवेलेबल नहीं है, यदि बेस हो तो भी काम चल जाएगा।
Zinc will also evolve hydrogen gas with the base as well. यदि एसिड से रिएक्ट कराया तो भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगा, यदि आपने बेस लिया तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. तो रिएक्शन इज मेटल प्लस बेस will give you hydrogen gas plus salt. क्लियर. एक एग्जांपल देखें, जैसे आपने लिया बेटा मेटल की जगह जिंक, गॉट इट. आपने एक पर्टिकुलर मेटल लिया दैट इज जिंक मेटल. अब इसकी रिएक्शन आप NaOH से करा रहे हैं, दिस इज NaOH. तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसके बैलेंस, दिस इज 2NaOH Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. फाइन. अब देखो इस बार आपने एसिड की जगह बेस काम में लिया, बट इस केस में भी देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है अलोंग फॉर्मिंग अ सॉल्ट. बेटा ये जो कंपाउंड बनता है ये डायरेक्टली आपको बोर्ड में, नीट में, हर जगह पूछा जा सकता है. दैट इज नोन एज सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट. क्लियर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला हमने देखा बेटा लैब मेथड. लैब मेथड बहुत आसान है. या तो आप किसी मेटल की रिएक्शन एसिड से कराओ तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, या आप किसी मेटल की रिएक्शन बेस से कराओ तो भी हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी. देन अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की. सेकंड मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन इज इंडस्ट्रियल मेथड. तो बेटा इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, तो उन्होंने उस प्रोसेस का नाम अपने नाम के पीछे रख दिया. जैसे एक साइंटिस्ट थे लेंज, तो उन्होंने जो प्रोसेस डेवलप किया उनका नाम हो गया लेंज प्रोसेस. एक थे बॉस, BOSS नहीं, BOSHSCH. क्लियर. नॉट लाइक BOSS, not that boss. BOSCH, that is the boss. He also developed a method to prepare hydrogen. He named that process as Boss process. ठीक है. तो देखो इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेंज प्रोसेस. लेंज प्रोसेस बहुत आसान है. देखें लेंज प्रोसेस में क्या होता है बेटा. ये जो लेंज प्रोसेस है इसमें दो स्टेप होते हैं. एक होता है रिडक्शन स्टेप और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन. क्लियर. तो पहले स्टेप के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन होगा. ठीक. क्या रिएक्शन होगी, दिस इज Fe सॉलिड प्लस वाटर आपने डाला, दिस इज नॉट वाटर. ध्यान से समझना इसको. ठीक. ये जो वाटर आपने डाला है दिस इज नॉट वाटर, दिस इज स्टीम. ये भाप है. अदरवाइज जैसे फॉर एग्जांपल आप आयरन पीस को वाटर में डालो, क्या रिएक्शन होगी. यदि Yes. आप आयरन, वेरी गुड, रिएक्शन नॉर्मली नहीं होगी. क्लियर. अदरवाइज आयरन जो है वो उसकी रस्टिंग होती है, जरूर रिएक्शन होती है, बट वो उसमें सालों लग जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा. क्लियर. आयरन रस्ट जरूर होगा, दैट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. बट नॉर्मल कंडीशन में यदि हमें जल्दी से रिएक्शन करानी हो और एक डिजायर्ड रिएक्शन करानी हो तो आयरन उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं. तो इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाटर से ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने इसको भी बहुत हीट किया और फर्दर हमने वाटर काम में नहीं लेके स्टीम काम में ली. तो बेटा ये जो आयरन है दिस इज नॉट द नॉर्मल आयरन, दिस इज रेड हॉट आयरन. क्लियर. अब इस रेड हॉट आयरन का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, ये रेड हॉट काफी जगह काम में आएगा. दैट मीन्स किसी भी सब्सटेंस को उतना गर्म करो जितने से वो रेड हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाए. क्लियर. तो दिस इज नॉट द नॉर्मल आयरन. ये बेटा रेड हॉट आयरन, और इसके रिएक्शन आपने नॉर्मल वाटर से नहीं करा के स्टीम से कराई. टेम्परेचर आप रखेंगे
50 केल्विन 1050। नॉर्मल कंडीशन में वाटर से रिएक्ट नहीं करता आयरन, बट इस कंडीशन में जब आपने आयरन को रेड हॉट रखा, वाटर की जगह स्टीम काम में ली, टेम्परेचर हाई रखा, तो अब रिएक्शन हो जाएगी और सबसे पहले बनेगा बेटा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो यहाँ से देखो हमें हाइड्रोजन मिल गई, दिस इज हाइड्रोजन। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेज, ऑक्सीडेशन स्टेप। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। याद करो बेटा, क्लास 10th में आपने टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो देख के बताओ यहाँ पे किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। चेक दिस रिएक्शन एंड टेल मी टू विच एलिमेंट आयरन इज एडेड। आयरन। सर आयरन। एग्जैक्टली, आयरन में ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसी स्टेज में आपको मेन प्रोडक्ट मिल गया जो जिसके लिए हमने ये रिएक्शन कराई थी, दैट वाज हाइड्रोजन। अब क्या होगा, हम यहीं तक इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे। लेंथ जो है ये भी बताते हैं कि इस आयरन को आप फिर से रीजनरेट कर सकते हैं ताकि ये आयरन फिर से काम आए। क्योंकि बेटा केमिकल प्लांट में जब आप आके यदि केमिकल इंजीनियर बनोगे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम केमिकल इंजीनियर फ्रॉम NIT भोपाल। क्लियर? बीटेक फ्रॉम NIT भोपाल इन केमिकल इंजीनियरिंग। फाइन। तो जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसे मेरी 3 ट्रेनिंग हुई थी और तीनों अलग अलग प्लांट की है, उन तीनों की बात करें तो एक की बेटा इसी की यूरिया अमोनिया प्लांट की, दैट इज इन कोटा, श्रीराम फर्टिलाइजर करके एक बहुत बड़ा प्लांट है। एक ट्रेनिंग मेरी हुई थी सेल में। सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका छत्तीसगढ़ भिलाई में एक बहुत ही बड़ा प्लांट है, इंडिया का यू कैन से वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग प्लांट, यहाँ पे स्टील बनता है। क्लियर? और हर ट्रेनिंग वॉज फ्रॉम गेल, एक है सेल, एक है गेल, एक है बेल। ये तीनों ही भारत की महारत्न कंपनियां, these are the महारत्न कंपनियां ऑफ इंडिया, मीन PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो जो गेल थी, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल था स्टील अथॉरिटी। तो गेल के अंदर हमने LPG प्लांट पे वर्क किया था। तो तीनों में ओवरऑल जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है कि बेटा जब भी आप केमिस्ट्री में या कोई भी केमिकल प्लांट में आप किसी कंपाउंड का प्रोडक्शन करते हैं, तो यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर ऑब्टेनिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट द इनपुट मस्ट बी लो एंड आउटपुट मस्ट बी हाई। क्लियर? ये तो कॉमन सेंस है कि इनपुट जो है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो। क्लियर? दिस इज द ऑब्वियस स्ट्रेटेजी। बट यहाँ पे क्या होता है बेटा कि काफी बार आपके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं उनको भी आप ट्राई करेंगे कि उनको भी समहाउ काम दाम दंड दे किसी भी तरह से जो बाई प्रोडक्ट हैं उनको आप काम में लेने लायक बना दो। क्लियर? जैसे काफी बार क्या होता है रिएक्शन के अंदर स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर? एक प्लांट जो है बेटा दैट इज यू कैन से एनॉर्मस, बहुत बड़ा होता है। क्लियर? दैट इज अ जाइंट इन ऑल वेज। इसके पाइपलाइन देखो, उसके कंटेनर देखो, प्लांट इज सो लार्ज एंड दैट इज एक्सपांडेड इन द किलोमीटर। तो वहां पे अलग अलग सेक्शन में कुछ ना कुछ रिलीज होता रहता है। क्लियर? तो जैसे कहीं पे स्टीम रिलीज हुई तो आपका पर्पस रहेगा कि उस स्टीम को ऐसी पाइपलाइन से कनेक्ट करो कि वो स्टीम जो है वो काम आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन तो बना लिया, बट हम चाहेंगे कि ये जो Fe3O4 है ये भी यूटिलाइज हो। तो हम इस Fe3O4 को फिर से आयरन बना देंगे, इसको फिर से आयरन में रीजनरेट कर देंगे और फिर वो आयरन जो है फिर से स्टेप नंबर 1 में काम में आ जाएगा हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो क्या रिएक्शन होगी? दूसरा होता है रिडक्शन स्टेप। तो ये जो Fe3O4 बना, इसमें आप वाटर गैस ऐड करेंगे, CO+H2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अलग से स्टार मार्क करके लिखें, व्हाट इज वाटर गैस।
ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट और जेई का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। व्हाट इज वाटर गैस? तो वाटर गैस इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्लियर? वाटर गैस क्या होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखें ये क्या करेगा, ये इसका रिडक्शन कर देगा। पहले स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ था, अब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो व्हाट इट विल डू, दिस इज रिडक्शन, दिस इज द रिडक्शन स्टेप लाइक दैट। क्लियर? ये था बेटा इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट इज लेंज प्रोसेस। लेंज प्रोसेस में क्या करते हैं, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, जहाँ पे आयरन जो है वो हाइड्रोजन रिलीज करता है ऑक्सीडाइज होके। फिर हमने इसको वापस से रीजनरेट करना है ताकि ये फिर से काम में आ जाए, तो हमने इसका रिडक्शन करा दिया विद द हेल्प ऑफ वाटर गैस, CO प्लस H2S वाटर गैस। यहाँ से आयरन रीजनरेट हो गया। नाउ यू कैन यूटिलाइज दिस आयरन इन वन स्टेप लाइक दैट। इसको नोट करें। तो लैब मेथड बेटा दो मेथड है लैब के अंदर, या तो एसिड में मेटल डालो या फिर बेस में मेटल डालो। क्लियर? ये दो जो मेथड हैं ये लैब होते हैं। इंडस्ट्रियल के तीन तरीके हैं। तो इंडस्ट्रियल का पहला मेथड हमने देखा लेंज प्रोसेस, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेंज। इसके जो अगले वाले प्रोसेस हैं बॉस और इलेक्ट्रोलिसिस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंज ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बट बॉस प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस वाला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखा सभी ने। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लेवल का दूसरा प्रोसेस दैट इज बॉस प्रोसेस। सो लेट मी शेयर यू वन थिंग कि बेटा लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने he asked a question very interesting and I was answerless। सर आपको इतनी रिएक्शन याद कैसे रहती है? क्लियर? आई एम आस्किंग यू द सेम। बताइए क्या रीजन होगा इसका कि सर को इतनी रिएक्शन याद कैसे रहती है? सोचो, बहुत लॉजिकल है। सर रिविजन। यस यस, रिपीट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये आपको भी याद होगी और बहुत अच्छे से जब आप इसको डेली बेसिस पे रीड करोगे और बार बार लिख के याद करोगे। रिएक्शन वाला पार्ट बेटा ऐसा होता है जिसको आप रफ कॉपी में लिख के याद करो तो वो बहुत ज्यादा जो है आपकी पकड़ में आ जाता है। क्लियर? और कुछ न्यूमेरिक्स बनाओ, कुछ और ट्रिक्स बनाओ जिससे आप इसको लंबे टाइम के लिए याद रख सकते। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टू रिमेम्बर द रिएक्शन। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो टफ है, बट एज पर मी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी। क्लियर? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, रिएक्शन यदि आपको याद है तो क्वेश्चन 100% बन जाएगा। एग्जामिनर जो है उसको ज्यादा जो है उसको घुमा नहीं पाएगा। बट फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हुआ क्वेश्चन तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि फिजिकल भी प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है और ऑर्गेनिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो फॉर इनऑर्गेनिक आप क्या स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करेंगे कि जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड इटसेल्फ, तो इसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको दीवार पे लगा दीजिए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करें। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आसानी से और उतना अच्छे से याद होता है। क्लियर? तो
दैट इज लेस फिजिबल कि आप बार बार उस नोटबुक को, हाइड्रोजन की नोटबुक को उठा के आप बार बार एक एक रिएक्शन पढ़ें, बट स्टिल आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बोलने लायक चीजें हैं, उनको एक बार पेपर में लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको आप स्टिक कर दें, तो उसको बार बार रिवाइज करें, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से याद होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, क्योंकि अल्टीमेटली फिर से बता रहा हूँ बेटा, ज्यादातर केसेस क्या होते हैं, स्टूडेंट रीड क्लास 11, appear in board and copy को रख दिया साइड में, getting my point, put their copies in the side, but for you you have to retain this knowledge up to class 12. क्लियर? तो ये स्ट्रेटेजी आप अच्छे से बनाते चलो, सिर्फ बोर्ड क्लियर करना ही मेन मोटो नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी बोर्ड एज वेल एज नीट ओरिएंटेड। क्लियर? तो हर एक चैप्टर में मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक का नहीं कहूँगा, हर एक चैप्टर में बेटा आप कुछ ऐसे पॉइंट जो हैं वो बना के रखो, गेटिंग माय पॉइंट, ताकि जो बोलने लायक चीजें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रोसेस सेकेंड इज गॉस प्रोसेस। गॉस प्रोसेस, गॉस प्रोसेस के अंदर दो स्टेप होता है बेटा, पहला होता है थिन गैस प्रोडक्शन और दूसरा होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्लियर? इन गॉस प्रोसेस देयर आर टू स्टेजेस, पहला है बेटा क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ थिन गैस, प्रोडक्शन ऑफ थिन गैस। अब ये थिन गैस क्या है बेटा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थिन गैस एंड वाटर गैस, जो वाटर गैस है वही थिन गैस है। तो बॉस मेथड के अंदर सबसे पहला स्टेप होगा प्रोडक्शन ऑफ थिन गैस और वाटर गैस। नाउ हाउ इट विल प्रोड्यूस, इसको बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट कोल की रिएक्शन स्टीम से कराओ, कोल की रिएक्शन आप कराएंगे स्टीम से, टेम्परेचर होगा 1270 केल्विन, 1270 केल्विन। तो ये जो कोल है इट विल कन्वर्टेड टू CO गैस प्लस H2 गैस, लाइक दैट। तो देखो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, वाटर गैस का, CO and H2 मिक्सचर इज वाटर गैस। दिस इज वाटर गैस। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, रिएक्शन हमने कराई थी कोल से, दिस इज द कोल, कोयला है, दिस इज कोल एंड दिस इज स्टीम, ये है भाप। देन तो कोल in presence of steam will produce water gas, the mixture of CO and hydrogen. Clear? अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखें, इस रिएक्शन को कोल गैसिफिकेशन भी कहते हैं। कोल से जब आप वाटर का प्रोडक्शन करते हो, वाटर गैस का, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन। So can you tell me why we call this reaction as coal gasification? Anyone? सोचिए, इस रिएक्शन को कोल गैसिफिकेशन क्यों कहा जाता है? हिंदी में इसको कहते हैं कोल गैसीकरण, और हिंदी में बोले तो कोयले का गैसीकरण। सोचिए सर क्योंकि हमने कोल को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बना दिया। फिर कार्बन डाई नहीं है बेटा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। सर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ओके, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड पे नहीं, हमने इस कोल को पूरी गैसियस कंपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कोल जो है बेटा वो सॉलिड फेज में था, और अब जो इसके प्रोडक्ट बने हैं आफ्टर रिएक्शन, द ऑल प्रोडक्ट्स आर गैसेस। क्लियर? दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अच्छा वन मोर थिंग कि बेटा कोल गैसिफिकेशन कराने का सिर्फ यही मेथड नहीं है, एक और मेथड है। यदि आप इस कोल की जगह कोई हाइड्रोकार्बन लेते, ध्यान से समझेंगे, यदि आप इस कोल की जगह कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते, जैसे हमने प्रोपेन लिया, C3H8, दिस इज प्रोपेन, सिर्फ कोयले से वाटर गैस नहीं बनेगी, कोई भी हाइड्रोकार्बन दो और उसकी रिएक्शन फिर से स्टीम से कराओ, सेम टेम्परेचर, in the presence of nickel catalyst you will get the same
CO plus 3CO plus next this is H2 like that, CO plus H2. क्लियर? बैलेंस कर सकते हैं इसको, बताइए कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ टू बैलेंस इट। 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 लगा देंगे, गॉट इट। नाउ चेक द हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड, 8 + 2 10 हाइड्रोजन। यहाँ पे 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वेरी गुड, 5 लगा देंगे यहाँ। अब देखो बेटा ऑक्सीजन फिर भी अनबैलेंस्ड है, ओके ओके ठीक है, बताइए ऑक्सीजन फिर भी अनबैलेंस्ड है, बताइए हाउ टू बैलेंस द ऑक्सीजन। सोचो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन, ऐसा क्या करें जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 से। अब फिर से हाइड्रोजन मिसमैच हो रहा है, isn't it? और इट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट रिएक्शन। देखें 3 कार्बन हैं दोनों साइड, इसके अलावा ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन मिसमैच हो रहे हैं, देखें हाउ मेनी हाइड्रोजन, अब टोटल हाइड्रोजन कितने काउंट करके बताओ इस साइड। सर टोटल 14 है। वेरी गुड, 14, 8 3 2 जा 6, 6 यहाँ से और 8 यहाँ से, टोटल 14 है। यहाँ पे कितने हैं 10, तो क्या करें बेटा, 5 कार्बन से वेरी गुड, 5 की जगह 7 कर दो, क्लियर। नाउ नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड इज 3, ऑक्सीजन इज 3, हाइड्रोजन इज 14, क्लियर। तो ये दूसरा मेथड है बेटा वाटर गैस बनाने का, तो यहाँ भी वाटर गैस बन गया लाइक दैट, क्लियर। अब वाटर गैस में भी आपको हाइड्रोजन तो मिल चुका है, दिस इज H2, बट ये हाइड्रोजन उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। उस वाटर गैस शिफ्ट से क्या होगा, देखो स्टेप 1 में हमने वाटर गैस बनाया 2 तरीकों से, या तो कोल से या फिर हाइड्रोकार्बन से। स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अब ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होती है, इसको ध्यान से देखें। दिस इज वाटर गैस C + H2, CO + H2, और इसकी रिएक्शन आपने वाटर से करा दी, वाटर गैस की रिएक्शन वाटर से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट यहाँ पे होगा बेटा FeCrO4, FeCrO4, टेम्परेचर होगा 673 केल्विन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के लग जाएगा, तो इसको बना देगा CO2, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, दैट इज 2H, क्लियर। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है हमने उसको अल्टीमेटली इंक्रीज कर दिया, क्लियर। तो ये था दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड, दैट इज बॉस मेथड। बॉस मेथड इज कैरिड आउट बाय 2 स्टेजेस। इन फर्स्ट स्टेज there is formation of water gas or syngas, that is mixture of CO and H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप कार्बन की रिएक्शन वाटर से कराओ या फिर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन वाटर से। ये बनने के बाद आप कराएंगे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जिसमें आप वाटर गैस को वाटर से ट्रीट करोगे at the temperature 673 Kelvin in the presence of FeCrO4 catalyst। तो प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा CO2 और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, क्लियर। अब देखो थर्ड मेथड जो है, थर्ड इंडस्ट्रियल मेथड, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हैव यू हर्ड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एनीवन? यस सर। Yes, sir. What is meaning? Yes, what is electrolysis? How you will define? क्या मतलब होता है? सोचो अच्छे से, क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस? Breakdown of water in H2 and O2 in the presence of electricity. Very good, very good. In general, in electrolysis,
we will convert or we will break a certain compound, clear, into simple constituents. It may be a metal or it may be a gas. तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप मेनली क्या करोगे, 2 रूट डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, लाइक दैट, लाइक दैट. दिस इज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस. ये डिटेल में बेटा क्लास 12 के अंदर है. तो अभी के लिए याद रखो कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, दैट इज अ सॉल्यूशन. ये एक्वस हो सकता है, मोल्टन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में हमने 2 इलेक्ट्रोड डाली हैं और उसको बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया है. तो ये बैटरी क्या करेगी, सर्किट को पूरा करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी. इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा और कैथोड और एनोड पे डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे. तो हमने यहाँ पे वाटर चूज किए हैं फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. तो जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बेटा तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी. रिएक्शन होगी H2O on passing electricity will convert to 2H2 plus O2 gas, like that. तो देखो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर से भी प्रिपेयर हो रही है. क्लियर, नोट इट डाउन. So you can prepare the hydrogen gas with the help of water as well. लिखा सभी ने, चलिए. तो बेटा ये था हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन. 2 तरह के मेथड थे, लैब और इंडस्ट्रियल. लैब के अंदर भी हमने 2 अलग मेथड पढ़े और इंडस्ट्रियल के अंदर हमने 3 मेथड पढ़े. एक बार क्विकली देखें तो सबसे पहले लैब के अंदर हमने मेटल प्लस एसिड देखा, मेटल प्लस बेस. फिर हमने इंडस्ट्रियल मेथड देखी. इंडस्ट्रियल मेथड में हमने सबसे पहले डिस्कस किया लेंस प्रोसेस, सेकेंड हमने डिस्कस किया बॉस प्रोसेस, एंड थर्ड वी डिस्कस दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. क्लियर. एक और बात है बेटा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो सिर्फ वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं मिलती. यदि आपको प्योर हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है तो साइंटिस्ट ने रिसेंट रिसर्च से एक और मेथड डेवलप किया है जिससे जो हाइड्रोजन की प्योरिटी है दैट वुड बी 99.9%. तो फॉर एक्सट्रीमली प्योर हाइड्रोजन, इसको आप नोट में लिखें, फॉर एक्सट्रीमली प्योर नाइट्रोजन, फॉर प्योर हाइड्रोजन that is purity greater than 99.9%, प्योर हाइड्रोजन के लिए हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का. किसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का. दैट इज प्योर हाइड्रोजन मिलेगा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड. जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने रखी वो निकल की होगी. ये काफी इंपॉर्टेंट है. क्लियर. तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से तो बनेगा ही हाइड्रोजन, बट इसके अलावा यदि आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो प्योर हाइड्रोजन बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaO छोड़ कर क्या है यहाँ पे, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका इलेक्ट्रोलिसिस जब कराएंगे बाय यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिलेगा इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है. क्लियर, नोट इट डाउन. तो ये डायरेक्टली आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर प्रिपेयरिंग प्योर हाइड्रोजन विच इज द सुटेबल मेथड. सुटेबल मेथड होगा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. दैट इज आल्सो गिवन इन NCERT. फाइन. एनी डाउट इन दिस लेक्चर, एनीवन? बताइए बेटा. ओके, एनीवन एल्स, एनी डाउट? No, sir. सहज, अगम, आदित्य, सबके नाम ले लेते हैं.
Sahaj also. Any doubt, Peter? No, sir. sir. Okay. ठीक है. So I hope all of you are preparing the note, and I will send the personal message to those जिन पे मुझे डाउट रहता है. तो बेटा लेक्चर बहुत ही आप कह सकते हैं मॉडरेट स्पीड में चलता है, तो ट्राई कीजिए कि आप नोट साथ साथ बनाते रहें ताकि आपको अननेसेसरी फिर से पूरा रिकॉर्डिंग देखने में टाइम जो है वो नहीं लगाना पड़े. क्लियर? टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि पढ़ाई के लिए ही आप फिर से टाइम को इन्वेस्ट करोगे, तो दैट इज नॉट वेस्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट. तो ट्राई कीजिए, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करो और एक बार इसको रिवाइज कीजिए वीकेंड के अंदर, जब भी संडे सैटरडे इन दिनों आपको टाइम देता है तो आप उसको रिवाइज करिए, और फिर भी कोई डाउट आता है तो जस्ट आस्क. क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे.